हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट सीन। आज हम मेमोरीज ऑफ मर्डर नामक एक दक्षिण कोरियाई क्राइम थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत होती है, यह 1986 के अक्टूबर की बात है। फिल्म दक्षिण कोरिया के हवासोंग प्रांत में सेट की गई है, जहां एक महिला खेत के पास मृत पाई गई है। पुलिस को ग्रामीणों और मुख्य जासूस द्वारा तुरंत सूचित किया जाता है। पाक डू मैन घटनास्थल पर आता है। वो एक सीवर के अंदर जांच करता है और पीड़ित का सड़ता हुआ शरीर पाता है। ये स्पष्ट है कि उसकी हत्या से पहले उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद डू मैन स्टेशन लौटता है और अपराध के लिए विभिन्न संदिग्धों से पूछताछ शुरू करता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत थकाऊ है, क्योंकि वो एक टाइपराइटर का उपयोग करता है। डू मैन सभी संदिग्धों की तस्वीरें लेता है और एक महिला जासूस क्वॉन की ओके उन्हें एक किताब में व्यवस्थित करती है। वो उनकी आंखों में घूरता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह आंखों के संपर्क के माध्यम से अपराधी की पहचान कर सकता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उसी इलाके में एक और महिला की हत्या कर दी गई है। डू मैन घटनास्थल पर भागता है और एक पदचिह्न पाता है, जिसे वह मानता है कि एक सुराग के रूप में काम कर सकता है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह इसे बेहतर ढंग से देख पाता, एक ट्रैक्टर पदचिह्न पर चला जाता है और उसे नष्ट कर देता है। नतीजतन डू मैन बिना किसी सबूत के वापस स्टेशन पर पहुंच जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मामला ठंडा हो गया है। लेकिन एक दिन डू मैन को अपनी प्रेमिका से पता चलता है कि मानसिक रूप से क्षत विक्षत लड़का बाक उसकी मौत से पहले दूसरे शिकार का पीछा कर रहा था। अंत में कोई सुराग मिलने पर वो तुरंत बाक को स्टेशन लाता है और उससे पूछताछ करता है। फिर डू मैन ने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। वे उसे जबरन कबूलनामा कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेचारा केवल ये स्वीकार करता है कि वो उसका पीछा कर रहा था। अगले दृश्य में एक पुरुष एक सुनसान सड़क पर एक महिला के पास आता हुआ दिखाई देता है। वह एक निश्चित स्थान के लिए दिशा निर्देश पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में हुई हत्या की घटनाओं से कस्बे में हर कोई दहशत में है। महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में ढेर में गिर जाती है। तभी डू मैन प्रकट होता है और तुरंत आदमी पर कूद जाता है, यह मानते हुए कि वो लड़की पर हमला कर रहा है। बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी सियो ताए यून है, जो सियोल का एक जासूस है, जिसने इस मामले में स्वेच्छा से सहायता की है। स्टेशन के रास्ते में डू मैन अपराध स्थल पर जाता है, बैग के जूतों से पदचिह्न बनाता है और एक तस्वीर लेता है। फिर वो वापस स्टेशन जाता है और बैग से एक अपराध स्वीकार करने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार वह नकली जूतों के प्रिंट की तस्वीरें दिखाता है। इसके बावजूद बेक अभी भी हत्या से संबंधित होने से इनकार करता है। तंग आकर जासूस बाक को एक खेत में ले जाते हैं और उसे जिंदा दफनाने की धमकी देते हैं। तो बाद वाला हिचकिचाहट के साथ यह बताने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था। उसने खुलासा किया कि पीड़िता को पहले उसकी ब्रा से गला घोटा गया और फिर उसके स्टॉकिंग से बांध दिया गया। यह सुनकर गुप्तचर चौंक जाते हैं, जैसे उस समय कोरिया में हत्या और शारीरिक हमले जैसे अपराध कम प्रचलित थे। वे और अधिक जानने की मांग करते हैं, लेकिन जब बैत कहता है कि मुझे नहीं पता, तो वे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। अगले दिन बाक को हत्यारा घोषित कर दिया जाता है और पत्रकारों के सामने निरीक्षण के लिए ले जाया जाता है। सौभाग्य से ताई यू समय पर आ जाती है और उन्हें बीच में रोक देती है। वो बाघ के हाथों की जांच करता है, जो गंभीर रूप से जख्मी है, और दावा करता है कि ऐसा कोई संभव तरीका नहीं है जिससे वह अपने पीड़ितों के चारों ओर गांठ बांध सके। यह सुनकर ग्रामीणों को पता चलता है कि बाघ को फंसाया जा रहा है और इसलिए वे अधिकारियों पर हमला करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने स्थानीय मित्र का समर्थन करने को तैयार है। निम्नलिखित दृश्य में हमें ताए यून के नए सहयोगी शिन डोंग चुल से मिलवाया जाता है, जिन्हें उनकी टीम का नेतृत्व करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। डोंग चुल सीधे काम पर लग जाता है और अन्य अधिकारियों से पूछता है कि क्या हत्याओं के बीच कोई समानता थी। हालांकि वे अवाक हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना पूरा समय एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने में बिताया है, जबकि वे असली हत्यारे के पीछे जा सकते थे। सौभाग्य से स्मार्ट लड़का ताए यून ने उन्हें बताया कि सभी हत्याएं बरसात के दिनों में हुई थी और पीड़ितों ने लाल कपड़े पहने थे। फिर डोंग चुल पूछता है कि क्या दोनों पीड़ितों की मृत्यु भी इसी तरह हुई थी, लेकिन ताए यून का जवाब उन सभी को चौंका देता है। वह बताता है कि 3 पीड़ित थे, जिनमें से एक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में एक तीसरी लड़की, जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे, एक बरसात के दिन लापता हो गई।
कुछ ही समय में तीसरा शरीर मिल जाता है और ताईयू सही साबित होता है। पुलिस फिर हत्या के पैटर्न की पुष्टि करती है और मामले को सिलसिलेवार हत्या मानती है। चूंकि मामलों में बहुत अधिक समानताएं हैं, डोन चुल का सुझाव है कि वे अगली बार बारिश होने पर तैयारी करें, जैसे कि जब हत्यारे के हमले की संभावना हो। एक दिन जबकि जासूस एक छात्र विद्रोह को दबाने में मदद कर रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वे सभी योजना को लागू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महिला जासूस क्विओक लाल रंग के कपड़े पहनता है और हत्यारे को लुभाने की उम्मीद में उस इलाके में घूमता है जहां हत्याएं हुई थी। दुर्भाग्य से घंटों के इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। इसलिए जासूस एक चेक पोस्ट पर जाते हैं जहां वे स्कूल की 2 लड़कियों से मिलते हैं। उनमें से एक काल्पनिक हत्यारे के बारे में एक कहानी बताता है जो दिन भर शौचालय में छिपा रहता है और रात में ही बाहर निकलता है। जैसा कि अपेक्षित था, गुप्तचरों को कहानी प्रफुल्लित करने वाली लगती है और वे इसे हंसी में उड़ा देते हैं। इस बीच हम घर पर एक महिला को देखते हैं। जब उसे फोन आता है तो वो रेडियो सुन रही होती है। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति उसे तुरंत उससे मिलने के लिए कहता है। महिला, जिसने लाल जैकेट पहनी हुई है, ने इसे बदलने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि उस पर हमला नहीं होगा। एक बार जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो वह खुद को विचलित रखने के लिए एक गाना गुनगुनाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह खेतों में पहुंचती है, उसे किसी की सीटी सुनाई देती है, जिससे वह अपनी पटरियों पर रुक जाती है। महिला जानती है कि अंधेरे में क्या छिपा है, इसलिए वह इसके लिए भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह मदद के लिए पुकारती, एक आदमी अचानक उस पर झपट पड़ा। अगले दिन जासूसों को उसका निर्जीव शरीर मिलता है। दूसरों की तरह ही उसे भी अपने ही अंतर्वस्त्रों से गला दबाकर मार डाला गया है। बाद में पुलिस स्टेशन में क्विओके ने जोर देकर कहा कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। वह रेडियो पर बजने वाले गानों की एक सूची लेकर आती है और बताती है कि हर बार हत्या होने पर वही गाना बजाया जाता था। क्विओक ने आगे खुलासा किया कि एक व्यक्ति ने गाने को बरसात के दिनों में बजाने का अनुरोध किया था, जो संयोग से हत्या की तारीखों से मेल खाता था। डू मैन बस इसे हंसी में उड़ा देता है, लेकिन डोन चुल और ताई यून इसके बारे में जानकारी की तलाश करते हैं। गाने के अनुरोध के साथ पोस्टकार्ड मिलने की उम्मीद में ताई यून रेडियो स्टेशन जाता है, लेकिन निराश हो जाता है क्योंकि वे पहले ही इसे दूर फेंक चुके हैं। दूसरी ओर डू मैन अपने एक सहयोगी के साथ अपराध स्थल पर जाता है। यून हो और चारों ओर एक ताबीज फैलाता है, यह विश्वास करते हुए कि अपराधी का चेहरा सूखने के बाद उस पर दिखाई देगा। तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है जो उन्हें झाड़ियों में छिपने के लिए उकसाते हैं। दोनों का मानना है कि ये कातिल है, लेकिन उनकी निराशा के लिए ताई यू घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आ गया है। लेकिन अचानक वे किसी दूसरे व्यक्ति के आने की आवाज सुनते हैं, तो ताई यू भी दूसरी तरफ छिप जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुरुष प्रकट होता है और एक महिला के अधोवस्त्रों का आनंद लेना शुरू कर देता है। जासूस इसे देखते हैं और निराश हो जाते हैं। जिस तरह यून हो हिलने के लिए तैयार होता है, वह गलती से एक आवाज करता है जो उस आदमी को सचेत करती है, उसे भागने के लिए प्रेरित करती है। जासूस भी उसका पीछा करते हैं और अंततः उसे एक निर्माण स्थल के पास पकड़ लेते हैं। विकृत को हिरासत में लेने के बाद वे उससे बेरहमी से पूछताछ करते हैं। हालांकि आदमी का दावा है कि उसने किसी की हत्या नहीं की थी, वह केवल अपनी बीमार कल्पनाओं में से एक को पूरा कर रहा था। जैसे जैसे जांच जारी रहती है, गुप्तचरों को पता चलता है कि विकृत वास्तव में एक बहुत मेहनती व्यक्ति है जो अपने परिवार की अच्छी देखभाल करता है। बाहर ग्रामीणों को इसके बारे में पता चलता है और वे उस व्यक्ति की रिहाई के लिए विरोध करना शुरू कर देते हैं। वे पुलिस की बर्बरता और भेदभाव से तंग आ चुके हैं। इस बात से निराश होकर कि जांच कहीं नहीं हो रही है, ताईयून उन लड़कियों से मिलने जाता है जिन्होंने उसे सार्वजनिक शौचालयों में छिपे हुए कथित हत्यारे के बारे में बताया था। उनसे बात करने के बाद वह उक्त शौचालय में जाता है और वहां एक महिला पाता है। शुरू में वह दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन जब ताईयून उल्लेख करती है कि वह एक जासूस है, तो वह मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। महिला फिर उसे एक घर में ले जाती है जहां अफवाहें शुरू हुई। ये एक अत्यंत भयभीत महिला का है जो इसी तरह के हमले से बची है। ताईयून उसकी कहानी सुनता है और महसूस करता है कि उस महिला पर भी उस सीरियल किलर ने हमला किया था जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। हालांकि एकमात्र उपयोगी जानकारी जो वह सीखता है वह यह है कि अपराधी के हाथ बहुत नर्म थे। इसलिए वह वापस स्टेशन पर जाता है और बिगाड़ने वाले के हाथों की जांच करता है। जब वह पुष्टि करता है कि वे नर्म नहीं हैं, तो वह निर्दोष आदमी को जाने देता है, जिससे डू मैन बहुत चिढ़ जाता है।
तभी क्विओक रेडियो चालू करता है जहां हत्यारे का गाना चल रहा होता है। संयोग से बारिश भी शुरू हो गई है। यह महसूस करते हुए कि एक हत्या होने वाली है, क्विओक के पोस्ट कार्ड लेने के लिए रेडियो स्टेशन जाता है। दुर्भाग्य से बस 1 घंटे के बाद उन्हें एक और लाश मिलती है। उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ फंसा हुआ है। यह आड़ू का एक छोटा सा टुकड़ा है। दूसरी ओर क्विओक को अंततः रेडियो स्टेशन पर पोस्ट कार्ड मिल जाता है और उसे पता चलता है कि यह फैक्ट्री कर्मचारी ह्योन ग्यू का है। वे तुरंत उसे हिरासत में ले लेते हैं और ताए यून सबसे पहले उसके हाथ की जांच करता है। हैरानी की बात है, यह विवरण फिट बैठता है क्योंकि यह वास्तव में नर्म है। फिर उन्होंने उससे पूछताछ की और उल्लेख किया कि हत्याएं उसके उस स्थान पर जाने के बाद से होने लगी। ह्योन ग्यू पोस्ट कार्ड भेजने की बात स्वीकार करता है, लेकिन किसी की हत्या करने से इनकार करता है। वह उनसे कहता है कि वह ऐसा कुछ स्वीकार करने में नहीं पड़ेगा जो उसने नहीं किया। यह गुप्तचरों को नाराज करता है, लेकिन वे उसे दंडित नहीं कर सकते, इस तथ्य के कारण कि आम जनता के बीच उनकी पहले से ही खराब प्रतिष्ठा है। जब वे आड़ू के बारे में उसका सामना करते हैं, ह्योन ग्यू असहज होने लगता है और उन पर बरस पड़ता है। यह मानते हुए कि वह हत्यारा है, ह्योन हो पागल हो जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे मामले से निष्कासित कर दिया जाता है। अब जब टीम फिर से पहले स्थान पर आ गई है, तो उन्होंने अपने सभी पिछले संकेतों का फिर से पालन करने का फैसला किया है। जब वे बाइक के कबूलनामे को निभाते हैं, तो उन्हें अंत में पता चलता है कि उन्होंने इस घटना को एक तमाशबीन के रूप में समझाया था। इसलिए जासूस बाग के पारिवारिक रेस्तरां में जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें एक नशे में धुत यूं हो मिलता है, जो बेतरतीब लोगों से लड़ जाता है। अचानक बाग घटना स्थल पर आता है और यूं को एक लकड़ी के बोर्ड से मारता है, जो उसके पैर को जंग लगी कील से छेद देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, बाग भाग जाता है और अनजाने में पहली हत्या के दृश्य पर पहुंच जाता है। जल्द ही डू मैन और ताए यूं भी आ जाते हैं। वे फिर से अधिक जानकारी के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। बाग अंत में हार मान लेता है और उन्हें बताता है कि उसने हत्यारे का चेहरा 3 बार देखा था। यह सोचकर कि वे मामले को सुलझाने के करीब हैं, वे उसे ह्योन ग्यू की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन बाग इसके बजाय घर में आग लगने की बात करने लगते हैं। अचानक ग्रामीणों की गुस्साई भीड़ जासूसों को सबक सिखाने के लिए उनके पास पहुंचती है। इससे बेचारा बाग डर जाता है और वह इधर उधर भागने लगता है। दुर्भाग्य से वह एक आने वाली ट्रेन को नोटिस नहीं करता है और अटकरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो जाती है। अगले दिन हर तरफ खबर के साथ पुलिस थाने के पास बहुत सारे फोन आते हैं। उनमें से एक फोरेंसिक प्रयोगशाला से है, जिससे पता चलता है कि एक वीर्य का नमूना मिला था। एकमात्र समस्या यह है कि कोरिया में तकनीक इसका निरीक्षण करने के लिए बहुत पुरानी है, इसलिए उन्हें वीर्य का नमूना यूएस भेजना होगा और परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। इस बीच डू मैन को अस्पताल से कुछ विनाशकारी खबर मिलती है। यह पता चला है कि जंग लगी कील के कारण टेटनस फैलने के कारण यूनहो का पैर काटना पड़ा। कहीं और एक महिला काम पर जा रही है। वह बेहद सावधानी से चल रही है क्योंकि हाल ही में उसे जो खबरें सुन रही है। कुछ ही देर बाद एक स्कूली लड़की उसके पीछे से गुजरती है। भयावह स्थिति के बावजूद दोनों एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते। अचानक एक आदमी पीछे से स्कूल की लड़की के पास आता है और उसे दूर ले जाता है। फिर वह उसे बांध देता है, उसके लिए बुरा काम करता है और क्रूरता से उसे खत्म कर देता है। अगले दिन ताए यून पत्रकारों से भरे हुए दृश्य की ओर भागता है। स्कूली छात्रा का शव मिला है और ऐसा लगता है कि अपराधी फिर से सीरियल किलर है। ताए यून को पता चलता है कि शिकार वही लड़की है जिसने उसे शौचालय वाली महिला के पास भेजा था। तबाह हो गया कि वह उसकी मदद नहीं कर सका, वह ह्योन ग्यू की ओर दौड़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। ताए यून भी अपनी बंदूक निकालता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी वीर्य के डीएनए परिणामों के साथ डूमेन प्रकट होता है। इससे पता चलता है कि ह्योन ग्यू वास्तव में निर्दोष है। इसके साथ जासूस एक बार फिर से उसी स्थिति में आ गए हैं। कोई सुराग नहीं है कि कातिल कौन है, इसलिए कुछ दिनों बाद मामला अंततः बंद कर दिया जाता है। फिल्म फिर वर्ष 2003 तक जाती है, जहां डू मैन अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा है। वह अब सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं और एक सफल व्यवसायी बन गए हैं। एक दिन वह उसी अपराध स्थल पर जाता है जो कभी महिलाओं की लाशों से भरा हुआ था। डू मैन उस नाले को देखता है जहां उसे पहला शव मिला था, जब अचानक एक छोटी लड़की उसके पास आती है। वह बताती है कि कुछ समय पहले उसकी तरह ही एक और आदमी नाली की जांच कर रहा था।
फिल्म समाप्त होती है जब एक हैरान डूमैन कैमरे को देखता है, यह महसूस करते हुए कि हत्यारा अभी भी आसपास हो सकता है। फिल्म दक्षिण कोरिया के पहले सीरियल किलर की सच्ची कहानी पर आधारित है। कुल मिलाकर उसने 15 महिलाओं को मार डाला और मामला 30 लंबे समय तक अनसुलझा रहा। जब मेमोरीज ऑफ मर्डर जारी किया गया था तब भी मामला एक रहस्य था, लेकिन 2020 में उन्नत मेडिकल फोरेंसिक की मदद से हत्यारा आखिरकार ली चुन जे के रूप में सामने आया। वह अब आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।